हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करेंगे अभी जिस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रखे हैं देश, लगभग दुनिया के पूरे देशों में फैला हुआ है, उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अब तक जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है। साथ ही जितने जो देश प्रभावित हुए हैं वहाँ पर क्या क्या इसके कारण हुआ है, उन सब पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करते रहे। आज हम बात जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर करेंगे, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण लगभग पूरा विश्व, जैसे कि आपको पता ही है, प्रभावित है और ये दुनिया के पूरे देशों में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित देश है वो आपको पता ही अमेरिका है। वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में डेथ भी अमेरिका में ही हुई है। इस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि यह कहाँ से निकला है, क्यों फैला है। इसके ऊपर जो बातें की जा रही है वो भी काफ़ी विवादास्पद चल रही है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, और लॉकडाउन भी किया गया है दुनिया के तमाम देशों में। काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और इससे बचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो वायरस है वो क्यों फैला और कैसे फैला, तो इसकी पूरी जानकारी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड में कितने पॉइंट और वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि जो कोरोना वायरस है वो किस प्रकार का रोग है। तो यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। यह वायरस के कारण फैल रहा है और इसके वायरस का नाम भी कोरोना ही है। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है चीन के वुहान नामक शहर से। जो चीन है वहाँ का जो वुहान शहर है वहाँ से ये फैला गया बताए हैं। काफ़ी चर्चा चल रही है कि वहीं से इसको फैलाया गया है एक तरह से, और वहीं से यह पूरे विश्व में फैला है। चीन है वो पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश दुनिया का चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे MBBS वगैरह करने के लिए अलग अलग देशों से आते हैं। और यह जो वुहान शहर है वो चीन का घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। तो यह वहाँ से काफ़ी बड़े स्तर पर फैला, और जब ट्रैवल करके लोग आ रहे थे, जा रहे थे वुहान शहर से, तो यह दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। वहीं से जो इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है वो है अमेरिका, जो कि मैं पहले बता चुका आपको। इसका अस्थायी नाम दिया गया था, वो दिया गया था 2019 nCoV। 2019 nCoV करके इसका अस्थायी नाम दिया गया था। जो इसका नया नाम दिया गया WHO के द्वारा वो है कोविड-19। कोविड में है CO से बनेगा कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़। जो कोरोना वायरस डिजीज़ है और जो 19 है वो इसके ईयर से दिया गया है। यह 2019 में फैला है। 2019 के लास्ट में जाके ये वायरस फैला था और 2020 में ये लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है। यह नाम इसको WHO ने दिया था। बात करते हैं संरचना, तो इसकी संरचना है क्राउन या ताज के समान, जिसके कारण ही इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया। इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़े। इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, जुकाम और निमोनिया। सामान्य लक्षण है बुखार, खांसी, जुकाम और निमोनिया। 14 दिन तक लगातार खांसी या बुखार रहने पर जांच अवश्य करानी चाहिए। जांच अवश्य कराई लेनी चाहिए, जिससे कि आपको टाइम पे पता चल जाए कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। यह एक घातक बीमारी साबित हो रही है। तो आप सभी को पता ही है कि पूरे वर्ल्ड को ये अपने चपेट में ले चुका है। जो इसका टेस्ट किया जाता है उसका भी एक नाम दिया गया था। उस नाम को हम देखते हैं कि क्या है, और शॉर्ट में तो उसको क्या बोलते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देखते हैं। टेस्ट का नाम है RT-PCR। क्या नाम है? RT-PCR। RT-PCR की जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन। तो इस फुल फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है फुल फॉर्म से, तो हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम्स में यहीं से पूछ लिया जाए, और किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस के कारण इंडिया
कैसे फाइट कर रहा है, उसने जो उसके राज्य हैं, उसके स्टेट्स ने कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च की और उसने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो जो भारत है ना, भारत में कोरोना से निपटने तो एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई थी, यानी कि पूरे भारत के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार ने। उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और 2-3 मंत्री और थे, उनको इसमें विशेष बोला गया था कि आपको इस टास्क फोर्स पे पूरी निगरानी रखनी है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले केरला राज्य पे। जो सबसे पहले इससे प्रभावित हुआ था अपने भारत में, वो केरला राज्य ही था। तो केरल ने कोरोना को राज्य आपदा घोषित किया था, यानी कि केरल कोरोना को राज्य आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो जो राजस्थान है वो कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है। कोरोना के कारण सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान है। पंजाब कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य। तो जो सबसे पहले एक काम किया गया था, उसमें पहले नंबर पे कौन है उस पर बात कर रहे थे। तो राज्य आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल है, लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान है और कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब है। पंजाब में पूरे राज्य में पूर्णतः कर्फ्यू लगाया गया था। इस कारण कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था। ठीक है, कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्यों ने और संस्थाओं ने कुछ ऐप्स लॉन्च किए थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब ने ही एक ऐप लॉन्च किया था कोरोना की पूरी निगरानी करने के लिए, उसको मॉनिटरेट करने के लिए, कोवा पंजाब ऐप के नाम से। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोवा पंजाब ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था। तो अगर आपको कोवा पंजाब दे दे तब तो आप सीधे रिलेट कर लेंगे कि ये पंजाब का है, लेकिन अगर कोवा ऐप पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि यह पंजाब ने लॉन्च किया था। और भी काफ़ी सारे ऐप लॉन्च हुए थे, उनके बारे में भी डिटेल हम देख लेंगे, नहीं वो करंट अफेयर्स की मेरी PDF में डाले हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले कर्नाटका ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, इसमें क्या करना था कि हाथ मिलाने से कोरोना वायरस की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए क्या किया गया कि नमस्ते ओवर, यानी कि हमें हाथ नहीं मिलाना है, ओवर हैंडशेक यानी कि हैंडशेक करना ही नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, केवल नमस्ते करना है। ठीक है, बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाना अनिवार्य किया था। ठीक है, तो जुर्माना लगाने वाला सबसे पहला राज्य गुजरात ही है और इसके लिए एक धारा है, धारा 51B। कौन सी धारा है? धारा 51B। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसके ऊपर धारा 51B के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। केरल के बारे में बात करते हैं। कोरोना से निपटने के लिए चेन तोड़ो अभियान चलाया गया था, यानी कोरोना एक चेन के तरह चलता है, अगर उसकी एक कड़ी तोड़ देंगे तो कोरोना फिर आगे नहीं फैलेगा। इसी सोच के साथ कोरोना से निपटने के लिए चेन तोड़ो अभियान चलाया गया था, काफ़ी व्यापक स्तर पर इसको चलाया गया था। बात करते हैं जो सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान है, उसकी राजधानी जयपुर से। तो जयपुर ने क्या किया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु SMS हॉस्पिटल में रोबोट तैनात किए थे। कि हॉस्पिटल में रोबोट तैनात करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो जयपुर। राज्य पूछे तो राजस्थान और हॉस्पिटल पूछे तो SMS हॉस्पिटल। ठीक है, अब बात करते हैं इंदौर के बारे में। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, उसने सफाई तथा सैनिटाइज करने हेतु ड्रोन तैनात किए थे। ठीक है, ओडिशा ने मास्क लगाना अनिवार्य किया था। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले मास्क लगाना अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। गोवा, कोरोना मरीजों के उपचार हेतु आयुर्वेद दवा का उपयोग करने वाला पहला राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य, यानी इसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है एस्मा की, ये भी आपके लिए से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एस्मा की फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। क्या फुल फॉर्म है? एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, पैथो डिटेक्ट या पैंथो डिटेक्ट एक ही बात है। तो भारत में बनी पहली कोरोना टेस्टिंग किट कौन सी है? तो वो है पैंथो डिटेक्ट। पैंथो डिटेक्ट नाम से एक PPE किट बनाई गई थी। सॉरी, PPE किट नहीं, कोरोना टेस्टिंग किट बनाई गई थी जिससे कि कोरोना की जांच की जाए। तो यह भारत में बनी पहली कोरोना पॉजिटिव जांच करने वाली टेस्टिंग किट है।
ठीक है। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सभी को ध्यान में रखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं या ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, मैं पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगा, वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भारत से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जब भारत में सबसे पहले इसका लक्षण आने लगे, ये अलग अलग स्टेट्स में फैलने लगा, तो केंद्रीय सरकार मोदी सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाने के लिए, इसको लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन करने के लिए पहले इसकी जांच की थी कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 22 मार्च को भारतीय जनता से आह्वान किया कि हम भारत में जनता कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो। यह देखने के लिए उन्होंने 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, जिसका बड़े व्यापक स्तर पर लोगों ने समर्थन किया और लोग घरों से बाहर नहीं निकले। यानी स्वेच्छा से ही वो अपने घर में रुक गए, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी लॉकडाउन लगाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं विदेशों में फंसे भारतीय हेतु वंदे भारत नामक अभियान चलाया गया। विदेशों में जो भी जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको लेकर आने के लिए एक अभियान चलाया गया, वंदे भारत। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना कि कौन से अभियान के तहत या मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को इंडिया लाया गया था एयर इंडिया वगैरह की फ़्लाइट से। तो वंदे भारत अभियान के तहत सार्क इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन की सहायता राशि दी थी भारत ने। जो सार्क संगठन है उसका सदस्य है भारत। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के लिए जो अपने सार्क देशों के सदस्य थे उन सभी को इनवाइट किया, उनसे बातचीत करी वीसी के तहत। तो उन सब से आह्वान किया कि आप है ना, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ आपको कि एक सार्क इमरजेंसी फंड बनाया जाए, जिससे कि कोरोना में लड़ाई के लिए अपने जो भी सदस्य देश है वो मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ सके इससे। तो सभी ने मोदी की बात मानी और उन्होंने इसके गठन पर अपनी मोहर लगा दी। इसका जो गठन किया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, तब सबसे पहले मोदी सरकार ने ही $10 मिलियन की सहायता राशि दी थी। फिर उसके बाद में मोदी सरकार ने इस कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया, जो कि भारतीयों के लिए और भारत में ही बनाया गया था, पीएम केयर्स फंड। इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर खूब पैसा मिला था। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड क्या है। तो कोरोना से निपटने हेतु लोगों तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि हेतु बनाया गया था कि लोग इसमें सहायता राशि डोनेट कर सके। विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों द्वारा करोड़ों रुपया कोरोना से निपटने के लिए दिया गया। सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया वो टाटा ग्रुप ने दिया, लगभग 1500 करोड़ रुपए। कितने रुपए दिए? 1500 करोड़ रुपए दिए थे टाटा ग्रुप ने। जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है उसने 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। उसके बाद में जो अपने फिल्म अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्होंने भी सहायता राशि दी थी। उन्होंने दी थी लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। और भी काफ़ी संस्थाएं आगे आई थी, उन्होंने भी हेल्प करी थी। और जो आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद टीम है उसने भी लगभग 10 करोड़ रुपए के समथिंग सहायता राशि इसमें डोनेट करी थी। उसके अलावा जितने भी अपने फिल्म अभिनेता है उन्होंने, फिल्म अभिनेत्रियों ने, काफ़ी संस्थाओं ने और आम लोगों ने भी करोड़ों रुपया इसमें फ़ंड दिया था, जिससे कि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके। इसमें जो फ़ंड आया था उस पर पीएम केयर्स फंड में उसको मोनेटाइज करके उसका लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया गया, सभी को इसमें को बांटा गया और इसकी निगरानी की गई, जिससे कि जो पैसा इसमें आया है उसी से हम इतनी लड़ाई लड़ पाए हैं। फिर भी देखिए कि अर्थव्यवस्था कितनी चौपट हो चुकी है और केंद्र के पास पैसा भी बहुत कम बचा है। जो भी दान दिया गया था वो पूरा इसमें लगाया जा रहा है और लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये तो मैं बता ही चुका आपको। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए थे, ये मैंने अभी बताया है। और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार है, वो जब भी ऐसी कोई बात होती है, जैसे कि बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं या कोई त्रासदी आ जाती है, तब हर बार वो कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करते हैं, सभी की हेल्प करते हैं। तो इस बार उन्होंने कोरोना में भी 25 करोड़ रुपए दिए हैं। लास्ट बार बालाकोट स्ट्राइक के समय जब पठानकोट और वहाँ पे उरी में हमले हुए थे, तभी उन्होंने सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई वगैरह और उनके खर्च वगैरह के लिए पैसा दिया था।
और IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में मैंने बता ही दिया कि इसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। अब बात करते हैं भारतीय थल सेना से। तो भारतीय थल सेना है, उसने कोरोना से निपटने हेतु एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते के नाम से भारतीय थल सेना ने एक अभियान चलाया था कोरोना से निपटने के लिए। बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना ने कोरोना वॉरियर्स के लिए नवरक्षक नामक PPE किट बनाई है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो कोरोना वॉरियर्स है, जैसे कि सफाई कर्मचारी है, हॉस्पिटल कर्मी है, डॉक्टर्स है, दवाई सप्लाई चेन वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक PPE किट बनाई थी, जिसका नाम उसने रखा नवरक्षक। नवरक्षक नाम से PPE किट किसने बनाई? तो आपका आंसर होना चाहिए भारतीय नौसेना ने। बात करते हैं DRDO के बारे में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय परमाणु विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च करता है, साथ ही काफ़ी सारे उपकरण वगैरह है ये भी बनाता है। ठीक है, तो इसी ने उसी के तहत एक कोरोना वायरस से बचाव के लिए बायोसूट बनाया था। ठीक है, भारत कोरोना पॉजिटिव लोगों को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु कोरोना कवच नामक ऐप बनाए। यानी भारत ने जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए कुछ ऐप बनाए, जिनके तहत वह कोरोना पॉजिटिव लोगों को ट्रैक करना चाह रहा था। उनके नाम है आरोग्य सेतु, कोरोना कवच। 2 ऐप है, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐसा ऐप है जो मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड करने वाला ऐप बना। बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO ने कोरोना से निपटने हेतु $675 की सहायता राशि दी है। दुनिया का सबसे विकसित देश है अमेरिका। उसने WHO से अपना नाता भी तोड़ लिया था, लेकिन वो कुछ इश्यू है वो अभी भी चल रहे हैं, उनके ऊपर अब बात ना करें तो ही अच्छा है। वो आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन WHO ने कोरोना से निपटने हेतु $675 की सहायता राशि दी है। और उसने भारत में जागरूकता हेतु प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। भारत में कोरोना से बचने और इसके बारे में अवेयर करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना, उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है और ये हॉलीवुड तक का सफ़र कर चुकी है। जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के CEO है, ट्विटर के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने कोरोना से निपटने हेतु $1 बिलियन की सहायता राशि दी है। कोरोना से निपटने हेतु $1 बिलियन की सहायता राशि दी जैक डॉर्सी, ट्विटर के CEO। काफ़ी पैसे वाले हैं ये। रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट होती है फोर्ब्स इंडिया वगैरह की, उनमें काफ़ी ऊपर इनका नाम रहता है हर बार। तो इन्होंने $1 बिलियन की सहायता राशि दी है कोरोना से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि भारतीय थल सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, नौसेना ने क्या बनाया, DRDO ने क्या बनाया है। और हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको ट्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं 2 ऐप, उनको ध्यान रखना है, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच। आरोग्य सेतु ऐसा ऐप है जिसको मोबाइल फोन सरकारी कर्मचारियों के लिए और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए फ़ोन में डाउनलोड करके रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बात करते हैं वर्ल्ड में कोरोना के बारे में। तो जो स्पेन देश है वो भी काफ़ी प्रभावित रहा था इससे। स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना से निधन हो गया था। स्पेन की जो राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, वो कोरोना के कारण निधन हो चुका है उनका। वहीं के एक फुटबॉल कोच थे, काफ़ी यंगेस्ट मैन थे, फ्रांसिस्को गार्सिया, क्या नाम था उनका, फ्रांसिस्को गार्सिया, उनका भी निधन कोरोना के कारण हो चुका है। जब ये काफ़ी वहाँ पे फैल गया और इससे काफ़ी परेशान हुआ स्पेन देश, तो उसने क्या किया कि वहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी अस्पताल थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और उन पर सीधा नियंत्रण वहाँ की सरकार का हो गया। ठीक है, और वो इससे काफ़ी लड़ाई लड़ रहा है और उसने इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया है। जर्मनी के बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी कोरोना से परेशान होकर एक स्टेट के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या की। यानी जर्मनी देश है, वहाँ एक स्टेट है, उसका जो वित्त मंत्री था थॉमस साइफर, उसने आत्महत्या कर ली थी कोरोना से परेशान होकर। वो खुद कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, बट हुआ ये कि वो वित्त मंत्री थे, तो उस स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। इससे निपटने के लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे थे दिन रात एक करके, लेकिन वो जब इस अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाए तो इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड अटेम्प्ट
किया। जर्मनी ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना को अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती। जर्मनी ने बताया कि वह द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरोना को अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद से अभी तक जर्मनी ने ऐसी कोई ट्रेजेडी फेस नहीं की जो कि उससे ज़्यादा परेशान कर पाती। अब तक की सबसे बड़ी चुनौती उसने कोरोना को ही माना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के पीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ब्रिटेन के बताना है, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो बोरिस जॉनसन बताना है, ऐसे करके। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान, पड़ोसी देश अपना। वहाँ के स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का कोरोना से निधन हो गया। यानी एक पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे आजम खान, उनका कोरोना से निधन हुआ। वहीं के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे जफ़र सरफराज, उनका भी कोरोना से निधन हो चुका है। साथ ही हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी जो कि संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के कारण वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं और वो भी क्वारंटाइन किए गए हैं, उनका उपचार चल रहा है। जापान के बारे में बात करते हैं। उसने टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित करना पड़ा। जापान में इसका इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन इसका आयोजन करवाना मुश्किल था क्योंकि अन्य देशों के खिलाड़ी वगैरह नहीं आ सकते थे। इस कारण इसको रद्द कर दिया गया है और अब यह 2021 में खेला जाएगा। बात करते हैं चीन के बारे में, जहां से यह वायरस फैला है। तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला देश चीन ही है और चीन के वुहान शहर में 76 दिन तक लॉकडाउन रहा था। अमेरिका WHO को दी जाने वाली फंडिंग रोकी है। मैंने पहले बताया था कि इसने उससे नाता तोड़ लिया है। जब WHO की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने बताया था कि इसने WHO से नाता तोड़ लिया है और उसको दी जाने वाली फंडिंग भी रोक दी है। अमेरिका WHO को लगभग 3000 करोड़ के आसपास फंडिंग देता है, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं देता है। इसके बाद में चीन देता है लगभग 280 करोड़ के आसपास, लेकिन जो सबसे बड़ा देश है इसको फंडिंग देने वाला अमेरिका, उसी ने इससे नाता तोड़ लिया। वहाँ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक चिड़ियाघर की बाघिन कोरोना पॉजिटिव मिली है। ठीक है, फीफा जागरूकता हेतु भारत में सुनील छेत्री को चुना है। यानी फीफा ने कोरोना अवेयरनेस के लिए भारत में जो पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है सुनील छेत्री, उनको चुना है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब IMF के बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसने बांग्लादेश को कोविड-19 से निपटने के लिए $732 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको $732 मिलियन की सहायता राशि दी है कि वह कोरोना से निपट सके। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो यह ऑस्ट्रेलिया के पास का देश है, तो यह कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है। इसने अपने आप को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया है कि इसने कहा है कि अब उसके देश में एक भी केस कोरोना पॉजिटिव का नहीं है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है कोई भी केस, लेकिन फिर भी इससे बचाव रखना काफ़ी ज़रूरी है और क्या है वापस भी अटैक कर सकता है अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे। अभी तक इसका पूर्ण इलाज नहीं मिला है, तो जो इससे बचाव के तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, मास्क लगा के रखना और किसी इवेंट में ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना वगैरह वगैरह, तो उन सब पे हमें ध्यान रखना है और उसी के तहत अपने जो भी वर्क है डेली के, चाहे अपनी जॉब से रिलेटेड हो या अपने अदर वर्क हो, उन सबको करना है। ठीक है, तो हमें जो जितने भी गवर्नमेंट ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, डॉक्टर्स ने सुझाव दिए हैं, उन सभी नियमों का पालन करना है। और जो कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले चलाया था नमस्ते ओवर हैंडशेक, तो हमें भारतीय संस्कृति के तहत हाथ जोड़कर नमस्ते करना है, हाथ मिलाकर नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे निपटने के लिए सभी जो संस्थाएं हैं, देश है, वो अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भी इसमें अपना जो योगदान हो सके वो देना है। अगर हम इसमें कोई योगदान पैसे वगैरह से या हेल्प करके नहीं दे सकते, तो इसको कम से कम फैलने से तो रोक ही सकते हैं, खुद पर नियंत्रण रखकर। बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है इसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
कहाँ पर इसका मुख्यालय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ अब, काफ़ी बार WHO से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके अध्यक्ष है वर्तमान में टेड्रोस एड्रेनोम। कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम। जो प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और हर बार इसकी अलग अलग थीम होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपको 7 अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन ना करके सीधा ये पूछ सकता है कि इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आप पहले ही बता चुका, तो आप मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। कोरोना के वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य आपातकाल लगाया था WHO ने। WHO पूरे वर्ल्ड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में नियम वगैरह बनाता है, फंडिंग वगैरह देता है। तो इसी ने पूरे विश्व में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी थी कि अब इससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, तो आप सभी मिलकर इससे लड़िए और अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, नियम बनाइए और लोगों को बचाइए। सभी जो कंट्रीज हैं उनसे WHO ने आह्वान किया था। बात करते हैं चीन की, जो वहाँ से फैला था ये वायरस, उसके बाहर कोरोना से पहली मौत कहाँ पर हुई है? तो जो चीन के बाहर कोरोना से पहली मौत हुई है वो फिलीपींस नामक देश में हुई है। सबसे पहले जो इससे प्रभावित देश था वो चीन ही था, चीन में ही ये फैला था। तो वहाँ से जब ये बाहर फैला तो यह सबसे पहले फिलीपींस नामक देश है, वहाँ पर इससे पहली मौत हुई थी। वहीं पर पहला केस तो शायद किसी अन्य देश में आया होगा, लेकिन जो डेथ होने का पहला केस है वो फिलीपींस से ही आया था। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट ADB के बारे में। इसने भी काफ़ी सारा पैसा दिया है और इससे लड़ने के लिए, निपटने के लिए। तो अब इससे भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये भी जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। बात करते हैं ADB के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय बनाया गया वो फिलीपींस देश के मनीला शहर में बनाया गया। और फिलीपींस में मैंने बताया था कि चीन के बाहर पहली मौत कोरोना से हुई थी। ठीक है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ADB ने कोरोना से लड़ने हेतु $2 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की थी। कितनी राशि प्रदान की थी? तो आपका आंसर होगा कोरोना से लड़ने हेतु ADB ने $2 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की। और इसने इंडिया के बारे में भी बताया है कि जो ग्रोथ रेट है GDP की वो काफ़ी कम रहने वाली है। जो सिपरी रिपोर्ट है या WHO की है, ADB की है, इन सभी ने बताया है कि इंडिया की इस साल जो GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है वो लगभग 0 के आसपास रहेगी। 0 के भी अंडर में बता रहे हैं, वो माइनस में जाने वाली है, क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाने से पूरी तरह अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन हाँ, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जब ये कोरोना से निपट लेंगे और थोड़े दिन तो ये ग्रोथ रेट माइनस में रहेगी शायद, लेकिन जल्दी वो इस पर काबू पा लेंगे और इसकी ग्रोथ रेट वापस 4.9 के आसपास आ सकती है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है। ग्रोथ रेट कम ज़्यादा होती रहती है, वो चीज़ अलग है। वो तो जो अपने मंत्रिमंडल वगैरह है वो देख लेंगे उसको। तो आप तो बस अभी तो आपका काम है कोरोना से निपटना। तो कोरोना से जितना ज़्यादा आप खुद को अवेयर रखेंगे, अपने आसपास के लोगों को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इससे जल्दी हम निपट पाएंगे और इसकी चेन तोड़ पाएंगे। इसकी एक बार चेन टूट जाएगी तो फिर इससे आसानी से निपटा जा सकता है। कोरोना पहले क्या होता था कि शुरुआत में इसके लक्षण बहुत आसान से नज़र आने लगते थे कि 7वें 8वें दिन तो व्यक्ति को जो पॉजिटिव है उसको बुखार वगैरह आ ही जाता था। लेकिन बाद में इसके जो लक्षण थे वो साइलेंट होते गए और इसका पता कम चलने लगा। हालांकि भारत में इसका इतना असर नहीं है, इससे डेथ वगैरह भी काफ़ी कम हुई है। पॉजिटिव केस तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन इतना ये घातक साबित नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि हमें जो पहले से ही हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा दी जाती है उससे अपना इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है, तो इससे हम इससे लड़ पाए। और जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम होगा वो उतना ही ज़्यादा इससे लड़ पाएगा और इससे बच पाएगा। तो इससे बचकर रहना है, अपने आसपास सफाई भी रखनी है। और जो स्लोगन दिया गया था स्टे सेफ स्टे होम, यानी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
तो खुद भी घर में रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। अगर आपको आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़े तभी जाइए, फालतू में मत जाइए। और किसी भी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए और खुद इससे बचकर रहिए। और जो भी आप अगर इसमें कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो इश्यू अलग होता है कि हम पीएम केयर्स फंड में फ़ंड दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप फिर भी गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प कर सकते हो, इसको वायरस को फैलने से रोक सकते हो। और अगर किसी आपके आसपास के व्यक्ति में इसके लक्षण पाए जाते हैं तो उसके टेस्ट कराइए, घबराइए मत। उसको भी, जो भी आपके आसपास का व्यक्ति है उसको भी बोलिए कि आप घबराओ मत और इसके टेस्ट करवा के इलाज करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सपोर्ट जरूर